नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पहलगाम की घटना पर उबल रहे आक्रोश को शांत करने के लिए ऐसा फैसला लिया जा सकता है जो हर किसी को हैरान कर दे। लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला हैरान करता है? हैरानी की बात है तो जरूर, लेकिन वो नहीं जो आमतौर पर समझी जा रही है। हैरानी की बात कुछ और है। हर बात पर राष्ट्रवाद का दम भरना, लोगों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट देना, उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत देना, ये कौन करता रहता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। राफेल से लेकर पेगासस तक सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सत्ता ने देश को किन किन जानकारियों से दूर रखा, ये भी आप सब जानते हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने किस तरह फिसलती हुई चुनावी बाजी को वापस अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, यह भी आप सबके सामने है। तो फिर पहलगाम हमले पर राष्ट्रवाद और जनता के आक्रोश के बीच जाति जनगणना का ऐलान सचमुच हैरान करता है। और यह हैरानी फैसले पर नहीं, फैसले की बुनियाद को लेकर है। पुलवामा अटैक का वक्त लोकसभा चुनाव का वक्त था। इस वक्त बिहार में चुनाव की सरगर्मी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और एक्शन बिल्कुल अलग अलग है। जातियों के तमाम बंधन को तोड़कर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी जाति बताई थी, याद है ना? उन्होंने देश में 4 जातियों की बात कही थी: गरीब, महिला, किसान और युवा। जब मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया तो वो आधिकारिक शब्द बन गया, लोग इसी नाम से पुकारने लगे। फिर देश की जाति व्यवस्था में मोदी जी ने अपनी बताई 4 जातियां स्थापित क्यों नहीं की, या शायद मोदी जी ऐसा कर नहीं पाए। और बिहार के चुनाव में मोदी जी की 4 जातियां नहीं, देश में सनातन चली आ रही जातियां ही वोट डालेंगी। वोट का मतलब जीत और हार के लिए मोदी जी किसी कीमत पर तैयार नहीं होते, ये तो सब लोग जानते हैं। इसीलिए जब पूरा देश मोदी जी के राष्ट्रवाद पर किसी बड़े ऐलान का इंतजार कर रहा था, देश भर का मीडिया और शायद सारी दुनिया मोदी जी की सुपर कैबिनेट के फैसले का ऐलान सुनने के लिए दिल्ली में जुटी, तो मोदी जी के प्रिय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या किया? जाति जनगणना का ऐलान। हैरानी की बात यही वाली उलटबाजी है। इसकी पूरी असलियत आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यह नरेंद्र मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर जिस मुद्दे की पूंछ मोदी जी अब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी उसे बहुत आगे ले जा चुके हैं और काफी पहले ही बहुत आगे ले जा चुके हैं। आज के वीडियो से आपको यह भी समझ में आएगा कि मोदी जी के इस फैसले से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के नाजुक माहौल के बीच ये चौंकाने वाला फैसला लेना पड़ गया। जबकि पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार जाति जनगणना के विरोध में दिखाई दे रही है। जिस आरएसएस के मोदी जी प्रचारक रहे, वो आरएसएस भी इसके विरोध में रहा है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का समय याद कीजिए, काफी चर्चा में आई थी वो बात। उस वक्त तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा के बहाने उसे खत्म करने तक का इशारा दे दिया था, और बीजेपी को चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ गया था। काफी चर्चा हुई थी इस बात की। तो फिर भागवत जी से मुलाकात के अगले ही दिन मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना पर मुहर कैसे लगा दी? राहुल गांधी की राजनीति और देश को लेकर राहुल गांधी का जो विजन है, जो सोच है, उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर क्यों करना पड़ा, वो भी ऐसे वक्त में जब पहलगाम की घटना के बाद देश में राष्ट्रवाद का ज्वार एक बार फिर
उठान और उफान पर है। पिछले 11 साल से अपने सनातन और चुनावी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब अपने समर्थकों को क्या समझाएंगे? क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी का विजन ही आखिरकार मोदी जी को देश के लिए कबूल करना पड़ा? क्या एक राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अपनी ही नीति से पलटी मार सकते हैं? मोदी जी के लिए सत्ता इतनी ज्यादा जरूरी है? सत्ता के लिए विचारधारा की कोई कीमत नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए सत्ता ही विचारधारा है? इस बात को उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है। जिस जाति जनगणना का फैसला सरकार ने लिया है उसे सामने आने में अभी कम से कम 1.5 साल लग जाएगा। 2026 की जनगणना के साथ ही जातियों की गणना भी होगी। इसके आंकड़े 2026 के अंत तक या 2027 में आ सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े सामने आने में इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि 2026 में जो जनगणना हो रही है वो भी 2021 में होनी थी। इस हिसाब से अगर जाति की जनगणना के आंकड़े 2029 के लोकसभा चुनाव से कुछ पहले तक लटक जाएं तो हैरान मत होइएगा। यानी इतना तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना का सीधे तौर पर कोई फायदा बिहार को मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने इस फैसले से नरेंद्र मोदी ने बिहार में बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने का दांव जरूर चल दिया है। ये इस बात का भी इशारा है कि बिहार में बीजेपी की स्थिति शायद उम्मीद से ज्यादा कमजोर है। अपने इस दांव से मोदी जी ने बीजेपी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है, तो राहुल गांधी की राजनीति के सबसे बड़े दांव को कमजोर करने की चाल भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा फर्क और बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या राहुल गांधी का जातियों को लेकर एक अभियान की तरह उठाया गया मुद्दा सिर्फ उनकी गिनती कराने तक ही सीमित है? क्या पूरे देश में और बिहार में राहुल गांधी सिर्फ जातियों की गणना की बात कर रहे हैं? जी नहीं, राहुल गांधी वोट की राजनीति से आगे बढ़कर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबों की सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल उठा रहे हैं। जाति जनगणना जिसका सिर्फ एक माध्यम पर है, शुरुआत पर है। यानी राहुल गांधी के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे नरेंद्र मोदी के फैसले और राहुल गांधी के विजन में अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। यह फर्क समाज का वो तबका भी आसानी से समझ सकता है जिसकी बात राहुल गांधी तो लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भी करने लग जाएगी। देखिएगा, सत्ता इस मुगालते में आ सकती है कि अब राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की राजनीति को उसने बेमानी बना दिया, लेकिन राहुल गांधी की जाति जनगणना के असली मायने को पूरा करना अभी भी सत्ता की सोच से काफी दूर नजर आता है। मोदी जी के साथी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो जाति जनगणना कराई थी उसका क्या हासिल हुआ? बिहार की जनता को उसका क्या फायदा मिला? और सबसे अहम बात यह कि केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन देकर बचाए रखने वाले नीतीश अपनी जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण बढ़ाने का आदेश मोदी जी के जरिए पूरा क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल तो है ना। बिहार हाईकोर्ट ने जब नीतीश कुमार के फैसले को रद्द किया तो वे प्रधानमंत्री मोदी से अपने फैसले पर मुहर क्यों नहीं लगवा पाए, जबकि मोदी जी तो नीतीश की बैसाखी पर ही टिके हुए हैं। इसे आप नरेंद्र मोदी की तरफ से समझना चाहें तो सवाल यह बनता है कि क्या अब मोदी जी नीतीश कुमार के बिहार में आरक्षण की 50% की लिमिट तोड़ने के फैसले को मंजूरी देंगे? बिहार सरकार के फैसले को 9वीं अनुसूची में ले आएंगे क्या मोदी जी, ताकि उसे अदालत में चुनौती ना दी जा सके? नीतीश कुमार ने साल 2023 में जाति जनगणना कराकर बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी थी। इसके ऊपर केंद्र सरकार का 10% का आर्थिक पिछड़ा आरक्षण,
तो कुल मिलाकर के बिहार में आरक्षण की सीमा 75% पहुंच गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अधिकतम आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ नीतीश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार द्वारा कराई गई जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का फैसला उस दौर का है जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री थे। यह माना जा सकता है कि तब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए नीतीश कुमार विपक्षी नेता थे, लेकिन अब तो दोनों साथ हैं। नीतीश के समर्थन से ही मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी बची हुई है। क्या अब वो नीतीश कुमार के फैसले को लागू करवाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी सत्ता की नीयत पर सवाल खड़ा हो सकता है। नीयत का सवाल अब सनातन और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति में डूबा मोदी जी का समर्थक वर्ग भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए चले गए दांव से मोदी जी पूरे देश में अब तक जो राजनीति गढ़ रहे थे वही उनके हाथ से फिसलने लग जाए। यानी ऊपर से देखने में जो बात मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक लग रही है या बताई जा रही है, वही उनके लिए बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। ये मुश्किल ही मोदी जी से लेकर पूरी बीजेपी ने बुधवार की कैबिनेट से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को पटना की सड़कों पर महसूस की, जब कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में भारी भीड़ सड़कों पर उतरी। शायद उसी से कुछ संकेत लेकर ऐसे मौके पर मोदी जी को जाति जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ गया। लेकिन राहुल गांधी ने यह मुद्दा जिस तरीके से आम जनमानस के बीच में पहुंचा दिया है, वो अब किसी लॉलीपॉप टाइप ऐलान से बहलने वाला तो नहीं लगता। राहुल गांधी का खुद भी कहना है कि सरकार समय से लेकर पूरी रूपरेखा यानी पूरी टाइमलाइन जनता के सामने रखे, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी अगर इसे एक चुनावी जुमले के तौर पर लेने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती भी साबित हो सकती है। देखना अब यह है कि राहुल गांधी ने जो अलख इस मुद्दे पर जगाई है उसे कितनी ईमानदारी से मोदी सरकार पूरा करती है और जनता इसका क्रेडिट किसको देती है। आपके सुझावों, शिकायतों और टिप्पणियों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तो हमारे इस इंतजार को आप पूरा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट के बारे में और लोगों को बताएं, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।